और आज हमारे पास कक्षा 6 से 9 की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए 30 बेहद महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो कि बहुत जरूरी है। और ये कोई सामान्य अध्ययन नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं। एक अनुभवी शिक्षक के तौर पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है ना। रटना तो बिल्कुल काम नहीं आता। जरिए मतलब एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे वे जानबूझकर फंसाने वाले विकल्प देते हैं। और हम हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके चारों विकल्पों को देखेंगे, सही उत्तर जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझेंगे कि वही उत्तर आखिर सही क्यों है। और बिना किसी तनाव के एक मजेदार क्लासरूम की तरह। एकदम सही। तो शुरुआत शब्दों की दुनिया से करते हैं, जहां चीजें अपने विपरीत काम करती हैं, यानी विलोम शब्द, जिन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं। विलोम शब्दों में एग्जामिनर अक्सर एक बहुत ही चालाक चाल चलते हैं। वो क्या? वे विकल्पों में उसी शब्द के समानार्थक शब्द मतलब सिनोनिम्स डाल देते हैं ताकि जल्दबाजी में बच्चे गलती कर बैठे। अरे बाप रे, ये तो वाकई एक बड़ा फंदा है। जैसे दिन का उल्टा रात होता है, वैसे ही भाषा में विलोम शब्द तराजू के दो पल्लों की तरह संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। सही विलोम चुनें। विकल्प हैं ए विक्ट्री, बी अचीवमेंट, सी फेलियर और डी गेन। तो अगर कोई बिना सोचे समझे बस सक्सेस से मिलता जुलता शब्द ढूंढे तो वो तुरंत विक्ट्री या अचीवमेंट पे टिक कर देगा। और वही नंबर कट जाएंगे, है ना? एग्जैक्टली यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी फेलियर यानी असफलता। कारण तो बहुत स्पष्ट लग रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि बाकी विकल्पों को गहराई से देखें तो विक्ट्री का मतलब जीत है, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि और गेन का मतलब लाभ है। मतलब ये तीनों सफलता के ही अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल, केवल फेलियर ही सफलता के बिल्कुल विपरीत खड़ा होता है। यानी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 2, शैलो यानी उथला या कम गहरा। इसका विलोम क्या है? विकल्प हैं ए डीप, बी नैरो, सी हाई, डी एम्प्टी। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए डीप। इसका अर्थ होता है गहरा। उथला और गहरा। इसे समझने के लिए हम स्विमिंग पूल का उदाहरण ले सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। एक तरफ जहां छोटे बच्चे तैरते हैं वो शैलो हिस्सा होता है, और दूसरी तरफ जहां डाइविंग बोर्ड होता है वो डीप हिस्सा होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण। और बाकी विकल्प जैसे नैरो यानी संकरा या हाई यानी ऊंचा, ये गहराई से नहीं बल्कि चौड़ाई या ऊंचाई से जुड़े हैं। समझ गया। अब प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है डिस्पेयर यानी निराशा। इसका विलोम खोजें। विकल्प हैं ए सैडनेस, बी होप, सी एंगर, डी फियर। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी होप यानी आशा। वेट, लेकिन अगर किसी को डिस्पेयर का मतलब ही ना पता हो तो वो कैसे हल करेगा इसे? यहीं पर शब्दों की भावना को समझना होता है। डिस्पेयर उस स्थिति को कहते हैं जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद ना बचे। अच्छा, तो बाकी विकल्प भी इसी भावना से जुड़े हैं क्या? हाँ, सैडनेस यानी उदासी, एंगर मतलब गुस्सा और फियर मतलब डर, ये सब इसी नकारात्मक भावना के ही रूप हैं। तो जब सब कुछ खत्म लगने लगे तो उसका एकमात्र विलोम वो छोटी सी रोशनी होती है जिसे हम होप कहते हैं। बिल्कुल। अब अर्थ समझने के बाद भाषा को थोड़ा स्मार्ट बनाने की बात करते हैं। स्मार्ट बनाने की? हाँ, हम अक्सर अपनी बात कहने के लिए बहुत लंबे वाक्य बोलते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? लंबे वाक्य बोलने में हर्जी क्या है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कम शब्दों में अपनी बात कहने से भाषा प्रभावी और सटीक बनती है। इसी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अच्छा, ये बात है। चलिए इसे आजमाते हैं। प्रश्न 4, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक। इसके विकल्प हैं ए डेफ, बी ब्लाइंड, सी लेम और डी डम। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन डी डम यानी गूंगा। और बाकी विकल्पों का अर्थ भी जानना जरूरी है ना? बिल्कुल। डेफ का अर्थ होता है बहरा जो सुन नहीं सकता, ब्लाइंड का अर्थ अंधा जो देख नहीं सकता, और लेम का अर्थ है लंगड़ा जो चल नहीं सकता। इसलिए जो बोल नहीं सकता उसके लिए डम ही सही शब्द है। एकदम सही। आइए अब प्रश्न 5 देखते हैं जिसमें अक्सर बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं। अरे वाह, देखते हैं। प्रश्न 5 है, जो पढ़ या लिख नहीं सकता, वन हु कैन नॉट रीड और राइट। विकल्प हैं ए इनोसेंट, बी इलिटरेट, सी इग्नोरेंट और डी इंटेलिजेंट। तो क्या लगता है सही जवाब? हाँ, सच कहूं तो इग्नोरेंट और इलिटरेट मुझे हमेशा एक जैसे ही लगते हैं।
दोनों का मतलब कुछ ना जानना ही तो है। ये बहुत ही शानदार सवाल है और यही वो जगह है जहां एग्जामिनर भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलिटरेट, यानी अनपढ़। तो फिर ये इग्नोरेंट क्या भला है? इग्नोरेंट का मतलब है अज्ञानी, यानी किसी खास विषय की जानकारी ना होना। सोचिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जिसे रॉकेट साइंस आती है। हाँ, रॉकेट बना लेता है। बिल्कुल, लेकिन अगर उसे खाना पकाना नहीं आता तो वो कुकिंग के मामले में इग्नोरेंट है। तो समझ गया। लेकिन इलिटरेट वो है जिसने कभी अक्षर ही नहीं पहचाने, जो कोई भी भाषा पढ़ या लिख नहीं सकता। ये क्षमता की बात है, जानकारी की नहीं। ये अंतर तो सच में आंखें खोलने वाला है। और इनोसेंट यानी मासूम और इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान तो वैसे भी यहाँ फिट नहीं बैठते हैं। बिल्कुल नहीं। चलिए प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, वो व्यक्ति जो हमेशा चीजों के सकारात्मक पहलू को देखता है, लुक्स एट द ब्राइट साइड। विकल्प हैं ए ऑप्टिमिस्ट, बी पेट्रियट, सी चैटरबॉक्स, डी लिटरेट। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्टिमिस्ट, जिसका अर्थ है आशावादी। जो हर बुरी स्थिति में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेता है ना? हाँ, और बाकी विकल्प भी दिलचस्प हैं। पेट्रियट मतलब देशभक्त, जो देश से प्यार करे। चैटरबॉक्स वो इंसान है जो बिना रुके बातें करता है, जैसे बातूनी। और लिटरेट का मतलब साक्षर है, जो अभी हमने इलिटरेट के विलोम के रूप में देखा था। क्या बात है। अब तक हमने अर्थ और सटीक शब्दों पर बात की, अब थोड़ा भाषा की आवाज यानी ध्वनियों पर ध्यान देते हैं। मतलब हमारा अगला विषय है तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। मुझे ये विषय बहुत पसंद है। कविताएं और गाने इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें तुकबंदी होती है। लेकिन परीक्षा में ये इतना आसान नहीं होता है ना? हाँ, क्योंकि परीक्षा में एग्जामिनर आपकी आंखों को धोखा देना चाहते हैं। वे ऐसे शब्द देंगे जिनकी स्पेलिंग तो एक जैसी दिखेगी, लेकिन आवाज बिल्कुल अलग होगी। चलिए इस धोखे को प्रश्न 7 में पकड़ते हैं। प्रश्न 7 है 8 यानी EIGHT। इसके साथ कौन सा शब्द तुकबंदी करता है? विकल्प है ए बाइट, बी हाइट, सी गेट, डी राइट। तो क्या सोच रहे हैं आप? अगर मैं सिर्फ स्पेलिंग देखूं तो हाइट और राइट में भी अंत में GHT आता है, जैसे 8 में आता है। तो क्या ये सही होने? और यही तो जाल है। अगर हम इन्हें बोलकर देखें तो हाइट और राइट में आइट की ध्वनि आती है। हाँ, हाइट राइट। लेकिन ए का उच्चारण है एट, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेट। एट और गेट की ध्वनि पूरी तरह मिलती है। यानी नियम यह है कि आंखों पर नहीं, कानों पर भरोसा करें। बिल्कुल सही नियम बनाया। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8, फेस यानी FACE। इसके लिए सही तुकांत शब्द चुनें। विकल्प हैं ए ट्रेस, बी पास, सी डैश, डी लेस। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रेस। यहां हमें एस ध्वनि का मिलान करना है, राइट? हाँ, फेस और ट्रेस दोनों बोलते समय अंत में बिल्कुल एक जैसी गूंज छोड़ते हैं। जबकि पास, डैश या लेस की आवाज बिल्कुल अलग दिशा में जाती है। सही पहचाना। अब प्रश्न 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, ग्रिन यानी GRIN। इसका तुकांत शब्द क्या है? विकल्प हैं ए ग्रीन, बी शाइन, सी पिन, डी लाइन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है। वेट, यहाँ ग्रीन की शुरुआत भी GR से होती है, तो क्या वो सही है? नहीं, हमें शुरुआत नहीं, अंत की ध्वनि देखनी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिन। अच्छा, ग्रिन यानी चौड़ी मुस्कान और पिन दोनों में इन की ध्वनि है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास शब्द आ गए हैं, उनके अर्थ समझ आ गए हैं और उनकी ध्वनियां भी। लेकिन सिर्फ शब्द होने से कोई भाषा नहीं बनती ना? हाँ। उन शब्दों को जोड़कर वाक्य भी तो बनाना पड़ता है। बिल्कुल, और उन्हें जोड़ने का काम करते हैं योजक शब्द, जिन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। ये भाषा की गोंद की तरह होते हैं। तो क्या इसके बिना हमारे वाक्य रोबोट की तरह टूट टूट कर सुनाई देंगे? हाँ, एकदम मशीनी लगेंगे। आइए इस गोंद का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 10 है I was very tired, blank, I went to bed early। विकल्प हैं A because, B but, C so, D और। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, सो। पर वेट, मैं थका हुआ था, मैं जल्दी सो गया। क्या यहाँ बिकॉज नहीं आ सकता? नहीं, और ये एक बहुत ही सामान्य गलती है जो बच्चे करते हैं। बिकॉज कारण बताता है। तो मतलब अगर वाक्य ऐसा होता I went to bed early because I was tired,
तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पहले कारण दिया है कि थका हुआ था और फिर उसका प्रभाव बताया गया है कि जल्दी सो गया। ओह, तो इसलिए सो आएगा। मैं बहुत थका था, इसलिए मैं जल्दी सो गया। एग्जैक्टली कारण और प्रभाव का संबंध समझना जरूरी है। शानदार। प्रश्न 11 देखते हैं। राहुल इज पुअर, ब्लैंक, ही इज वेरी ऑनेस्ट। विकल्प हैं ए एंड, बी बट, सी सो, डी बिकॉज। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी बट। इसे कैसे समझेंगे हम? देखिए, जब भी दो विचार एक दूसरे के विपरीत हों तो बट का प्रयोग होता है। मतलब एक तरफ गरीबी है, जो एक मुश्किल स्थिति है, और दूसरी तरफ ईमानदारी है, जो एक बहुत मजबूत गुण है। बिल्कुल, इन दोनों विरोधी बातों को जोड़ने के लिए बट सबसे सही योजक है। राहुल गरीब है लेकिन वह बहुत ईमानदार है। एकदम स्पष्ट। अब प्रश्न 12 पर आते हैं। यू कैन हैव अ कप ऑफ टी, ब्लैंक, अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी। विकल्प हैं ए एंड, बी बट, सी बिकॉज, डी और। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी और। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जब भी हमारे सामने विकल्प रखा जाता है, जैसे चाय या कॉफी, तो हम और का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जब चॉइस देनी हो तो और आता है। अब बेसिक गोंद के बाद बात करते हैं ऐसे योजक शब्दों की जो हमेशा जोड़ियों में आते हैं। जोड़ियों में मतलब पेड कंजंक्शंस? हाँ, जैसे जूतों की जोड़ी होती है ना, एक जूता पहनकर कोई बाहर नहीं जाता, वैसे ही ये शब्द कभी अकेले नहीं आते। ये दिलचस्प है। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। ब्लैंक अमिट नॉर हिज ब्रदर अटेंडेड द मीटिंग। विकल्प हैं ए आइदर, बी बोथ, सी नीदर, डी ऑल। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी नीदर। इसका सुराग तो वाक्य में ही छिपा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। वाक्य में नॉर पहले से बैठा हुआ है और नॉर का हमेशा से एक ही पक्का साथी रहा है, और वो है नीदर। जहां नॉर दिखेगा वहां खाली जगह में नीदर ही आएगा। सीधी सी बात है। ये तो बहुत आसान ट्रिक है। आइए इसे प्रश्न 14 में भी आजमाते हैं। शी लाइक्स नीदर एप्पल्स, ब्लैंक, ऑरेंजेस। विकल्प हैं ए और, बी नॉर, सी एंड और डी बट। यहाँ भी वही नियम लागू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी नॉर। क्योंकि शुरुआत में नीदर आ गया है, तो उसकी जोड़ी पूरी करने के लिए नॉर ही आएगा। और लगाकर गलती करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सही बात। अब इसी नियम का उपयोग करके हम वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 15। इन वाक्यों को जोड़ें। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। और विकल्प क्या है? विकल्प काफी लंबे हैं। ए है ही नीदर प्लेस क्रिकेट और फुटबॉल। बी है ही नीदर प्लेस क्रिकेट नॉर फुटबॉल। सी है ही प्लेज नीदर क्रिकेट एंड फुटबॉल। और डी है नीदर ही प्लेस क्रिकेट और फुटबॉल। चारों विकल्प एक जैसे लग रहे हैं ना? काफी उलझाने वाला है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। यहीं पर शांत दिमाग से काम लेना होता है। हमें सिर्फ अपनी जोड़ी नीदर और नॉर को खोजना है, वाक्य संरचना को सरल रखते हुए। तो विकल्प ए में और है, जो गलत है। विकल्प सी में एंड है, वो भी गलत है। विकल्प डी में फिर से और आ गया। तो बचता है विकल्प बी, जिसमें नीदर और नॉर दोनों अपनी सही जगह पर हैं। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, ही नीदर प्लेस क्रिकेट नॉर फुटबॉल। यानी वो ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही फुटबॉल। वाक्य भी छोटा हो गया और अर्थ भी वही रहा। बिल्कुल। अब चीजों को जोड़ने के बाद यह जानना भी जरूरी है कि हम कितनी चीजों की बात कर रहे हैं। मतलब अगला विषय है निर्धारक यानी डिटर्मिनर्स, खासकर ऑल और बोथ का प्रयोग। हाँ, मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या ऑल और बोथ दोनों का मतलब सब कुछ नहीं होता? फिर ये अलग कैसे हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो संख्या बहुत मायने रखती है। बोथ का मतलब है ठीक दो चीजें या लोग, ना एक कम ना एक ज्यादा। और ऑल? जबकि ऑल का मतलब है दो से अधिक, सभी। अच्छा, आइए इस गणित को प्रश्न 16 पर लागू करते हैं। आई हैव 2 क्लोज फ्रेंड्स, ब्लैंक, ऑफ देम आर इंजीनियर्स। विकल्प हैं ए ऑल, बी एवरी, सी बोथ, डी सम। सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ। ये बहुत सीधा है क्योंकि वाक्य में खुद 2 यानी 2 लिखा हुआ है। जहां 2 हैं वहां बोथ आएगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17। देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ब्लैंक ऑफ देम वेंट फॉर द पिकनिक। विकल्प हैं ए बोथ, बी ऑल, सी एवरी, डी मच।
यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑल। क्योंकि 20 यानी 20 छात्र हैं, यह संख्या 2 से बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ बोथ काम नहीं करेगा। ऑल ही सही है। एकदम सही। आप प्रश्न 18 को ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई संख्या नहीं लिखी है। देखते हैं। प्रश्न 18 है, ब्लैंक हर पेरेंट्स आर टीचर्स इन द सेम स्कूल। विकल्प हैं ए ऑल, बी बोथ, सी एवरी, डी नन। तो क्या लगता है? वाकई इसमें तो कोई नंबर नहीं है, तो कैसे तय करें? डेला में थोड़ा सामान्य ज्ञान इस्तेमाल करना है। माता पिता यानी पेरेंट्स हमेशा दो ही होते हैं, एक माता और एक पिता। अरे हाँ, क्योंकि ये संख्या प्राकृतिक रूप से 2 है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोथ। बहुत ही शानदार। संख्या वाक्यों में छिपी हुई थी। चलिए अब अगले विषय पर आते हैं, जो बहुत ही मजेदार है। वो क्या है? ये है सटीक प्रयोग लेट्स बनाम लेट्स। ये तो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। मैं मजाकिया तरीके से कहूं तो एक छोटा सा कॉमा, जिसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं, वो हवा में लटक कर कितनी बड़ी कंफ्यूजन खड़ी कर देता है। सुनने में भले ये एक हो, लेकिन इनका अर्थ जमीन आसमान का अंतर रखता है। आइए प्रश्न 19 से इसे सुलझाते हैं। प्रश्न 19 है, ब्लैंक गो आउट फॉर अ वॉक इन द पार्क। विकल्प हैं ए लेट्स बिना एपोस्ट्रोफी, बी लेट, सी लेट्स एपोस्ट्रोफी के साथ, डी लेटिंग। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेट्स एपोस्ट्रोफी के साथ वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लेट्स असल में लेटस का शॉर्ट फॉर्म है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई प्रस्ताव या सजेशन दे रहे होते हैं। जैसे चलो पार्क में टहलने चले। हाँ, लेट अस गो, इसलिए यहाँ एपोस्ट्रोफी वाला लेट्स आएगा। समझ गया। अब प्रश्न 20 देखते हैं। द स्ट्रिक्ट टीचर नेवर ब्लैंक द स्टूडेंट्स टॉक इन द क्लास। विकल्प हैं ए लेट्स एपोस्ट्रोफी के साथ, बी लेट्स बिना एपोस्ट्रोफी, सी लेट, डी लेटिंग। यहाँ कहानी बदल जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेट्स बिना एपोस्ट्रोफी के। वेट, यहाँ एपोस्ट्रोफी क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ लेट्स एक मुख्य क्रिया यानी वर्ब के रूप में काम कर रहा है, जिसका अर्थ है अनुमति देना या अलाउज। ओ, तो एक सख्त टीचर कभी बच्चों को बात करने की अनुमति नहीं देता। नेवर लेट्स द स्टूडेंट्स टॉक। एग्जैक्टली। तो नियम यह है कि अगर प्रस्ताव है तो एपोस्ट्रोफी लगेगा, और अगर अनुमति देने की बात है तो नहीं लगेगा। बहुत ही बढ़िया नियम। चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 है, ब्लैंक होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स इन द एग्जाम। विकल्प है ए लेट्स, बी लेट, सी लेट्स एपोस्ट्रोफी के साथ, डी लेट इज। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेट्स एपोस्ट्रोफी के साथ। फिर से यहाँ भाव है चलो हम उम्मीद करें, यानी लेट अस होप। यह एक सामूहिक प्रस्ताव है, इसलिए एपोस्ट्रोफी वाला लेट्स ही सही होगा। बिल्कुल सही। अब जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं तो अक्सर उसकी तुलना दूसरों से करते हैं ना। हाँ, जैसे ये कॉफी अच्छी है, लेकिन कल वाली इससे बेहतर थी, और परसों वाली सबसे बेहतरीन थी। हा, बिल्कुल। तो हमारा अगला विषय है विशेषण की अवस्थाएं, यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा, तो इसमें हम तुलना करना सीखेंगे। हाँ, व्याकरण में इन्हें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, और परीक्षा में इन्हें पहचानने के कुछ बहुत ही पक्के सुराग होते हैं। तो आइए उन सुरागों को खोजते हैं। प्रश्न 22, माउंट एवरेस्ट इज द ब्लैंक पीक इन द वर्ल्ड। विकल्प है ए हाई, बी हायर, सी हाईएस्ट, डी मोस्ट हाई। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाईएस्ट। और इसका पक्का सुराग क्या है? सुराग है खाली जगह से ठीक पहले लिखा हुआ द। जब भी खाली स्थान से पहले द दिखे तो यह 99% इस बात का संकेत है कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। मतलब EST वाली फॉर्म। हाँ, दुनिया में सबसे ऊंचा होने की बात हो रही है, इसलिए द हाईएस्ट। बहुत ही काम का सुराग है। प्रश्न 23 पढ़ते हैं। बीरबल वॉज ब्लैंक देन दी अदर मिनिस्टर्स इन द कोर्ट। विकल्प हैं ए क्लेवर, बी क्लेवरर, सी क्लेवरेस्ट, डी मोर क्लेवर। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लेवरर। क्या यहाँ भी कोई सुराग छिपा है? बिल्कुल। वाक्य में ध्यान से देखिए, थैन लिखा है, THAN। अच्छा, हाँ। थैन का इस्तेमाल हमेशा दो लोगों या दो गुटों के बीच तुलना करने के लिए होता है। बीरबल की तुलना बाकी मंत्रियों से हो रही है, इसलिए तुलनात्मक डिग्री यानी क्लेवरर का प्रयोग होगा। एकदम सही। यानी जहां द वहां सुपरलेटिव, और जहां दैन वहां कंपैरेटिव।
चलिए प्रश्न 24 भी इसी नियम की परीक्षा लेता है। देखते हैं। प्रश्न 24। माई एल्डर ब्रदर इज 2 years ब्लैंक देन मी। विकल्प हैं ए ओल्ड, बी ओल्डर, सी ओल्डेस्ट, डी एल्डेस्ट। सुराग मिल गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओल्डर। फिर से वाक्य में दैन है जो दो लोगों मेरे और मेरे भाई के बीच तुलना दिखा रहा है, इसलिए ओल्डर ही आएगा। बिल्कुल। अब विशेषण से आगे बढ़ते हैं। विशेषण तो संज्ञा यानी नाउन के बारे में बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसी है। लेकिन काम कैसे हो रहा है ये बताने के लिए हमें क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब्स चाहिए। सही कहा। मतलब अगर कार तेज चल रही है तो कार नाउन है, विशेषण बताता है कार कैसी है, और क्रिया विशेषण बताता है कि कार कैसे चल रही है। परीक्षा में अक्सर क्रिया के साथ सही एडवर्ब लगाने के सवाल आते हैं ना। हाँ, चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25। द ब्रेव इंडियन सोल्जर फॉट ब्लैंक। विकल्प हैं ए ब्रेव, बी ब्रेवर, सी ब्रेवली, डी ब्रेवेस्ट। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रेवली, जिसका मतलब है वीरता से। इसे कैसे पहचाने जल्दी से? खुद से सवाल पूछिए। सैनिक ने क्या किया? हम्म उसने लड़ाई की, फॉट। हम्म। वो लड़ा कैसे? उत्तर है वीरता से। तो लड़ाई करने के तरीके को ब्रेवली दर्शा रहा है। और एक ट्रिक ये है कि ज्यादातर क्रिया विशेषण के अंत में ly लगा होता है। हालांकि हमेशा नहीं, पर एक अच्छी ट्रिक है। या प्रश्न 26 देखते हैं। द सन वॉज शाइनिंग ब्लैंक इन द क्लियर स्काई। विकल्प हैं ए ब्राइट, बी ब्राइटर, सी ब्राइटेस्ट, डी ब्राइटली। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राइटली, चमक के साथ। सूरज कैसे चमक रहा था? चमकने का तरीका यहाँ ब्राइटली है। हाँ, चमक यानी ब्राइट विशेषण है, लेकिन चमकने का तरीका ब्राइटली क्रिया विशेषण है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। अब प्रश्न 27 देखते हैं। वी मस्ट ऑलवेज ड्राइव ब्लैंक ऑन द हाईवे। विकल्प हैं ए केयरफुल, बी केयरफुली, सी केयर, डी केयरिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केयरफुली, सावधानी से। हमें हाईवे पर ड्राइव कैसे करना चाहिए? सावधानी से। केयरफुली शब्द यहाँ ड्राइव यानी चलाने की क्रिया को परिभाषित कर रहा है। सही है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हाँ, हमने शब्द देखे, उन्हें जोड़ा, विशेषण और क्रिया विशेषण लगाए। अब अंतिम चरण में वाक्यों को सही शक्ल देना और उनके हिस्सों को पहचानना सीखते हैं। मतलब पंक्चुएशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिल्कुल, विराम चिन्ह और शब्द भेद। प्रश्न 28 है। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य पहचाने। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। विकल्प क्या है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। ए विल यू हेल्प मी, छोटे w के साथ। बी विल यू हेल्प मी, कैपिटल W और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। सी WILL यू हेल्प मी, गलत कैपिटलाइजेशन के साथ। और डी विल यू हेल्प मी, बीच में कैपिटल Y के साथ। हाँ, यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, विल यू हेल्प मी, कैपिटल W और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसका नियम तो स्कूल के पहले दिन से ही सिखाया जाता है। बिल्कुल। अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसलिए W बड़ा होना चाहिए। और क्योंकि ये एक सीधा सवाल है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगना भी उतना ही अनिवार्य है। हाँ, यह बहुत बुनियादी लेकिन जरूरी नियम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29। वाक्य में सर्वनाम यानी प्रोनाउन पहचाने। वाक्य है ही ऑलवेज डज हिज वर्क सिंसियरली। विकल्प है ए ऑलवेज, बी डज, सी ही, डी सिंसियरली। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ही। इसका कारण भी बहुत सरल ही है। हाँ, सर्वनाम या प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा यानी नाम की जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ किसी लड़के का नाम बार बार लेने के बजाय ही का इस्तेमाल किया गया है। सीधी सी बात है। और अब आज के इस गहन अध्ययन का आखिरी प्रश्न। चलिए देखते हैं। प्रश्न 30। वाक्य में विशेषण यानी एडजेक्टिव पहचाने। वाक्य है द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। विकल्प हैं ए सोल्जर, बी फॉट, सी ब्रेव, डी कंट्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रेव यानी बहादुर। इसे कैसे पहचाना गया? हमने पहले ही चर्चा की थी कि विशेषण किसी संज्ञा की खूबी बताता है,
इस वाक्य में सैनिक यानी सोल्जर एक संज्ञा है। हाँ, अब सवाल पूछिए सैनिक कैसा है? जवाब मिलता है वह बहादुर है। तो संज्ञा की विशेषता ब्रेव बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। क्या बात है। तो इस तरह हमने पूरे 30 प्रश्नों का यह सफर सफलतापूर्वक तय किया।